हेलो दोस्तों, आज की क्लास में हम लोग यूपी डीएलएड प्रथम सेमेस्टर के बाल विकास एवं सीखने की प्रक्रिया विषय के वर्ष 2023, 2022, 2019, 2018, 2017 और 2016 के सभी अति लघुत्तरीय प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। बाल विकास 2 घंटे का पेपर होता है जिसमें 40 प्रश्न पूछे जाते हैं। उन 40 प्रश्नों में 15 बहुविकल्पी, 15 अति लघुत्तरीय और 10 लघुत्तरीय प्रश्न पूछे जाते हैं। तो सभी विषयों के क्वेश्चन पेपर में जो बीच के 15 अति लघुत्तरीय प्रश्न होते हैं उन सब को हम लोग आज एक ही क्लास में पढ़ेंगे। तो आइए आज की क्लास शुरू करते हैं। सबसे पहले 2023 के क्वेश्चन पेपर को देखते हैं। 2023 के जो पहला अति लघुत्तरीय प्रश्न है, शिक्षक को बाल मनोविज्ञान का ज्ञान क्यों आवश्यक है? इसका उत्तर होगा, बाल विकास का ज्ञान रखने वाला ही शिक्षक अपनी कक्षा के बालकों का मानसिक स्तर सरलता से ज्ञात कर सकता है। बालकों के मानसिक स्तर के आधार पर ही वह शिक्षण विधियों एवं शिक्षण अधिगम सामग्री का प्रयोग करता है। यानी बच्चे के बाल मनोविज्ञान का ज्ञान होगा तो पता लगेगा बच्चा इस समय जिस भी क्लास में पढ़ा रहा है तो किस स्तर पे है, उस स्तर पे उसको ज्ञान दिया जा सकता है। और शिक्षण अधिगम सामग्री मतलब जो शिक्षण कार्य में प्रयोग होने वाले जो सहायक सामग्री होती हैं उन्हीं को शिक्षण सहायक सामग्री कहते हैं और उन्हीं के अनुसार उनको प्रयोग कर सकता है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या दूसरा, बाल्यावस्था की प्रमुख 2 विशेषताएं लिखिए। उत्तर, बाल्यावस्था की प्रमुख विशेषताएं, पहला है बालक की जिज्ञासा विशेष रूप से प्रबल होती है। वह जिन वस्तुओं के संपर्क में आता है उनके बारे में प्रश्न पूछकर हर प्रकार की जानकारी प्राप्त करना चाहता है। दूसरा जो विशेषता हो जाएगा बालक का, बालक को रचनात्मक कार्यों में विशेष आनंद आता है। वह साधारणतः घर से बाहर किसी तरह का कार्य करना चाहता है। प्रश्न संख्या तीसरा है, बालक में विस्मृति कम करने के 2 उपाय बताइए। उत्तर, पहला हो जाएगा याद की जाने वाली किसी विषय सामग्री को अस्थायी करने की दृष्टि से उसे याद करने के 1 घंटे के भीतर अवश्य दोहरा लेना चाहिए। दूसरा, विषय को याद करने के उपरांत कुछ देर विश्राम करना अच्छा होता है। इससे स्मृति दृढ़ हो जाती है तथा विस्मरण नहीं होता है। विस्मृति कहते हैं, भूलने की प्रक्रिया को विस्मृति कहते हैं। यानी याद किया हुआ जो भी शिक्षण है, जो भी कुछ याद कर रहे हैं उसको पुनः याद न कर, अपने मस्तिष्क में पुनः उसको वापस न ला पाने की प्रक्रिया को विस्मृति कहते हैं। प्रश्न संख्या 4 है, रुचि का शैक्षिक महत्व लिखिए। उत्तर, रुचियों के उत्थान में शिक्षा का अहम स्थान है। सामाजिक, आर्थिक, मनोरंजनात्मक तथा संवेगात्मक और शैक्षिक रुचियों का विकास शिक्षा के बिना संभव नहीं है। शिक्षण विधि, सहायक सामग्री विषय वस्तु को रुचिकर, सरल, स्पष्ट, बोधगम बनाने में मदद करती है। में एक नहीं रहेगा, बोधगम बनाने में मदद करती है। प्रश्न संख्या 5 है, अधिगम स्थानांतरण संप्रत्यय को स्पष्ट कीजिए। उत्तर, अधिगम या सीखना स्थानांतरण से आशय है किसी विषय के सीखने से उपलब्ध ज्ञान अथवा किसी कार्य का अभ्यास कार्य करने से प्राप्त होने वाले प्रशिक्षण का दूसरी परिस्थिति में प्रयोग करना। यानी जो भी अभ्यास कार्य से प्राप्त हो रहा है, आपको जो सीख रहे हैं उसका किसी दूसरे कार्य में प्रयोग करना, दूसरी परिस्थिति में, उसी को अधिगम स्थानांतरण कहते हैं। और प्रश्न संख्या 6वां है, व्यक्तित्व विकास में शिक्षा किस प्रकार प्रभावी है। उत्तर, शिक्षा शैक्षिक प्रक्रिया के माध्यम से मूल्यों, विश्वासों और व्यवहारों को आकार देकर व्यक्तित्व विकास को प्रभावित करती है। शैक्षिक अनुभव व्यक्तित्व लक्षणों में बदलाव ला सकते हैं, जैसे कर्तव्य निष्ठा में वृद्धि और विक्षिप्तता में कमी। प्रश्न संख्या 7 है, बुद्धि की कोई एक परिभाषा बताइए। उत्तर, बुद्धि यानी इंटेलिजेंस वह मानसिक शक्ति है जो वस्तुओं एवं तथ्यों को समझने, उसमें आपसी संबंध खोजने तथा तर्कपूर्ण ज्ञान प्राप्त करने में सहायक होती है। प्रश्न संख्या 8 है, शैशवावस्था की प्रमुख 2 विशेषताएं लिखिए। उत्तर, शैशवावस्था की प्रमुख 2 विशेषताएं निम्नलिखित हैं। पहला हो जाएगा शारीरिक विकास में तीव्रता, दूसरा दोहराने की प्रवृत्ति। यानी बहुत तेजी से शैशवावस्था 0 से 2 वर्ष की अवस्था को माना है जीन पियाजे ने, और कई मनोवैज्ञानिक 0 से 5 वर्ष को शैशवावस्था माना है। और इस अवस्था में विकास सबसे तेजी से होता है और दोहराने की प्रवृत्ति होती है। यानी बच्चा जो भी आप कहेंगे उसको वो दोहराता है, नकल करता है। प्रश्न संख्या 9 है, समायोजन क्या है। उत्तर, एक नया स्कीम बनाने और किसी मौजूदा संज्ञानात्मक संरचनाओं में संशोधन करके सोचने और व्यवहार करने की नई विधियों को समायोजन करने की इस प्रक्रिया को
समायोजित करने की इस प्रक्रिया को समायोजन कहा जाता है। प्रश्न संख्या 10 है, व्यक्तित्व की कोई एक परिभाषा लिखिए। उत्तर, व्यक्तित्व एक संरचना है जो आपस में जुड़े व्यवहार, दिमागी और भावात्मक पैटर्न को इकट्ठा करता है जिसे जिंदगी और पर्यावरण कारक बदलते हैं। ये आपस में जुड़े पैटर्न छोटे अरसे से ज़्यादातर समय स्थिर होते हैं लेकिन पूरे जीवन काल में बदलते रहते हैं। प्रश्न संख्या 11 है, अधिगम का अर्थ स्पष्ट कीजिए। उत्तर, अधिगम का अर्थ होता है सीखना। अधिगम सीखने तथा सीखने की सतत प्रक्रिया है। क्रो के अनुसार ज्ञान एवं अभिवृत्ति की प्राप्ति ही अधिगम है। ये प्रश्न देखिए 2019 में, 23 में तो पूछा ही है, 2019 और 22 में भी रिपीट हुआ है, सेम प्रश्न पूछा हुआ है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 12, कल्पना से आप क्या समझते हैं। उत्तर, परोक्ष वस्तुओं के संबंध में चिंतन करना ही कल्पना कहलाता है। कल्पना का तात्पर्य मस्तिष्क में छवियों या अवधारणाएं बनाने की प्रक्रिया से है। प्रश्न संख्या 13 है, संतुलन को कोई एक उदाहरण देकर समझाइए। यानी संतुलन को बताना है क्या संतुलन होता है। उत्तर हो जाएगा, भौतिक विज्ञान में संतुलन से अभिप्राय गतिहीनता से है। गति अनुपस्थिति बताता है जबकि भौतिक विज्ञान में यह स्वयं गति की अनुपस्थिति को बताता है। उदाहरण, मांग तथा पूर्ति को शक्तियों द्वारा प्राप्त सबसे अच्छा संतुलन है। यानी किसी भी वस्तु का मार्केट में जितना मांग है उतना उसकी पूर्ति हो, ये संतुलन बना रहता है। जब जितना मांग हो उतना उसकी पूर्ति होता रहे बराबर, तो वो संतुलन बना रहता है। जब एक मांग बढ़ जाता है और पूर्ति कम होती है तो कोई भी चीज़ बहुत महंगी हो जाती है, या फिर मांग कम हो जाता है और पूर्ति बढ़ जाती है तो सस्ती हो जाती है, ये असंतुलन है। प्रश्न संख्या 14 है, अधिगमांतरण क्या है। उत्तर, वह ज्ञान जो एक स्थिति से सीखा हुआ दूसरे स्थिति में सीखे हुए ज्ञान को सकारात्मक प्रभावित करता है, अधिगमांतरण कहलाता है। इसके पहले हम लोग अभी इसी 2023 में भी ऊपर हम लोगों ने पढ़ा है कि अधिगम स्थानांतरण उसे कहते हैं अभ्यास द्वारा या प्रशिक्षण द्वारा सीखे हुए ज्ञान को किसी दूसरी परिस्थिति में प्रयोग करने की प्रक्रिया को अधिगम स्थानांतरण कहते हैं। और अधिगमांतरण क्या होता है, वह ज्ञान जो एक स्थिति से सीखा हुआ हो और दूसरे स्थिति में प्रयोग किया जा रहा हो उसको अधिगमांतरण कहते हैं। इन दोनों में बहुत माइनर डिफरेंस है, इसको आप ध्यान में रखेंगे। प्रश्न संख्या 15 है, शैशवावस्था में शिक्षा का स्वरूप कैसा होना चाहिए। उत्तर, शैशवावस्था में बालक को दी जाने वाली शिक्षा उसके भविष्य के विकास की नींव का कार्य करती है। इस समय उसे भाषा, आचार विचार, नैतिकता, आदत निर्माण की शिक्षा दी जानी चाहिए। यहाँ तक 15 तक हम लोगों ने 2023 के अति लघुत्तरीय प्रश्नों को पढ़ लिया। अब 2022 के प्रश्नों को शुरू करते हैं। 2022 का पहला अति लघुत्तरीय प्रश्न है, शिक्षक को बाल विकास का ज्ञान क्यों आवश्यक है, 2 कारण बताइए। देखिए ये प्रश्न रिपीट हो गया, पहला क्वेश्चन 2023 का यही था और 2022 का भी पहला क्वेश्चन यही है। उत्तर लिखेंगे, शिक्षक को बाल विकास का ज्ञान इसलिए आवश्यक है कि इससे शिक्षक अपने कक्षा के बालकों का मस्तिष्क स्तर सरलता से ज्ञात कर सकता है। 2 कारण निम्न है, यानी एक कारण तो ये भी हो जाएगा, अब बाकी आप ऐसे भी लिख सकते हैं। 2 कारण निम्न है, पहला हो जाएगा वह शिक्षण विधियों एवं शिक्षण अधिगम सामग्री का प्रयोग करता है, इस प्रकार वह प्रभावी शिक्षण प्रदान करता है। दूसरा, यह शिक्षकों को अधिगम के उचित अवसर प्रदान करने में मदद करता है। प्रश्न संख्या 17 है, शैशवावस्था की प्रमुख 2 विशेषताएं लिखिए। उत्तर, शैशवावस्था की 2 विशेषताएं निम्न है। पहला है शारीरिक विकास में तीव्रता, दूसरा मानसिक क्रियाओं में तीव्रता और तीसरा सीखने में तीव्रता। ये सेम प्रश्न 2023 में भी पूछा हुआ था। प्रश्न संख्या 18 है, किशोरावस्था का क्या तात्पर्य है। उत्तर, किशोरावस्था मनुष्य के जीवन का वसंत काल माना गया है। यह काल 12 से 19 वर्ष तक रहता है, परंतु किसी व्यक्ति में यह 22 वर्ष तक चला जाता है। इसमें बालक तथा बालिका में कई परिवर्तन होते हैं, जैसे लंबाई वृद्धि, त्वचा में बदलाव आदि। किशोरावस्था के जो समय को 11 या 12 वर्ष से लेकर 18 या 19 वर्ष तक माना गया है। कई मनोवैज्ञानिक मानते हैं 11 से 18 वर्ष, कई 12 से 19, कोई 22 मानता है। नहीं, ये अलग अलग सभी बच्चे में ये अलग अलग टाइम तक होता है किशोरावस्था, तो इसका कोई निश्चित काल नहीं है, लेकिन फिर भी माना जाता है 11 या 12 वर्ष से लेकर 18 या 19 वर्ष तक।
प्रश्न संख्या 19 है, समायोजन क्या है? उत्तर, समायोजन यानी एडजस्टमेंट परस्पर विरोधी आवश्यकताओं को संतुलित करने की व्यवहार संबंधी प्रक्रिया है, अर्थात पर्यावरण की कठिनाइयों एवं बाधाओं को ध्यान में रखते हुए व्यवहार में जो परिवर्तन किए जाते हैं समायोजन कहलाते हैं। प्रश्न संख्या 20 है, तर्क का क्या तात्पर्य है? उत्तर, गैरेट के अनुसार मन में किसी उद्देश्य एवं लक्ष्य को रखकर क्रमानुसार चिंतन करना तर्क है। देखिए, इस कोई ज़रूरी नहीं है कि आप अगर जो एक लाइन में आपका आंसर हो जा रहा है तो आप एक ही लाइन लिख देंगे, क्योंकि अति लघु उत्तरीय प्रश्न एक एक नंबर का होता है, जिसमें आप अगर जो एक लाइन का उत्तर है तो आप एक ही लाइन लिखेंगे, और जो बढ़ाने वाला होगा तो 2 से 3 लाइन कर देंगे, इससे ज़्यादा नहीं, क्योंकि आपको समय बहुत कम रहता है और बाल विकास में 40 प्रश्न पूछे जाते हैं, 2 घंटे का ही समय रहता है। प्रश्न संख्या 21 है, सामाजिक विकास क्या है? उत्तर, सामाजिक विकास वह प्रक्रिया है जिसके माध्यम से बच्चे अपने समाज और उसके भीतर कार्य करने के उचित तरीकों के बारे में सीखते हैं। प्रश्न संख्या 22 है, व्यक्तित्व की कोई एक परिभाषा लिखिए। उत्तर, मन के अनुसार व्यक्तित्व एक व्यक्ति के गठन, व्यवहार के तरीकों, रुचियों, दृष्टिकोणों, क्षमताओं तथा तरीकों का सबसे विशिष्ट संगठन है। प्रश्न संख्या 23 है, आवाज़ में भारीपन किस अवस्था में आता है? देखिए, यहाँ पे एक शब्द में केवल आंसर है इसका, तो उतना ही देंगे। आवाज़ में भारीपन किशोरावस्था में आता है। प्रश्न संख्या 24 है, अधिगम का अर्थ स्पष्ट कीजिए। उत्तर, अधिगम या सीखना एक व्यापक, सतत एवं जीवन पर्यंत चलने वाली महत्वपूर्ण प्रक्रिया है। मनुष्य जन्म के उपरांत ही सीखना प्रारंभ कर लेता है और जीवन भर कुछ न कुछ सीखता रहता है। प्रश्न संख्या 25 है, कल्पना से आप क्या समझते हैं? उत्तर, ये प्रश्न रिपीट हुआ है फिर से। मैकडूगल के अनुसार कल्पना दूरस्थ वस्तुओं के संबंध का चिंतन है। जैसे जैसे बालक में भाषा का ज्ञान होता है कल्पना शक्ति बढ़ती जाती है। सेम प्रश्न रिपीट हुआ है, 2023 में भी पूछा हुआ था ये। प्रश्न संख्या 26 है, रुचि के भेद बताइए। उत्तर, रुचि दो प्रकार का होता है। पहला जन्मजात रुचि और दूसरा है अर्जित रुचि। जन्मजात रुचि उसे कहते हैं जो बच्चे में जीवन से ही पाया जाता है, जैसे भूख का लगना, प्यास लगना, नींद आना, ये जन्मजात रुचि है। और अर्जित रुचि उसे कहते हैं जो बच्चा उसको अपने प्रयासों से समाज से ग्रहण करता है, जैसे इज्जत हो गया, सम्मान और उसका व्यवहार। प्रश्न संख्या 27 है, बुद्धि परीक्षण कितने प्रकार के होते हैं? उत्तर, क्रियाओं के आधार पर बुद्धि के प्रकार परीक्षण को 2 मुख्य भागों में बांटा गया है, यानी क्रिया के आधार पर 2 मुख्य भागों में बांटा गया है। पहला शाब्दिक परीक्षण, दूसरा अशाब्दिक परीक्षण। प्रश्न संख्या 28 है, अमूर्त बुद्धि से आप क्या समझते हैं? उत्तर, ऐसी चीज़ों के बारे में चिंतन करना जो आपके सामने नहीं हो उसे ही अमूर्त बुद्धि कहा जाता है। ऐसी बुद्धि में व्यक्ति शब्द प्रतीक तथा अन्य मूर्त चीज़ों के सहारे अच्छे से चिंतन कर लेता है। सामान्यतः जिन व्यक्तियों में अमूर्त बुद्धि अधिक होती है वे सफल कलाकार, पेंटर, गणितज्ञ, कहानीकार, दार्शनिक आदि होते हैं। अमूर्त बुद्धि उसे कहते हैं जो भी कुछ दिखाई नहीं देता है, जिसके बारे में हम सोचते हैं, सोचने की जिसमें क्षमता अच्छी होती है और कल्पना करने की, यही अमूर्त बुद्धि है। जो कुछ देखा जाता है उसको मूर्त कहते हैं, जो दिखाई नहीं देता उसको अमूर्त कहते हैं। कल्पना शक्ति को अमूर्त कहते हैं। ये लोग अच्छे गणितज्ञ होते हैं, कलाकार, कहानीकार और दार्शनिक होते हैं। प्रश्न संख्या 29 है, शारीरिक विकास का अध्ययन क्यों जरूरी है? 2 कारण बताइए। उत्तर, शारीरिक विकास संज्ञानात्मक विकास में योगदान देता है। जैसे जैसे बच्चे आगे बढ़ते हैं और दुनिया का पता लगाते हैं, पहला है शरीर को स्वस्थ और मजबूत बनाने के साथ साथ बालक के मानसिक, सामाजिक तथा नैतिक मूल्यों के विकास के लिए आवश्यक है। 2 कारण पूछा था, तो पहला कारण ये हो जाएगा। दूसरा, यह शिक्षा शारीरिक अंगों के विकास के साथ साथ खेल और तैराकी सीखने, अपनी रक्षा करने, शरीर को स्वस्थ रखने, फुर्तीला बनाने तथा मनोरंजन हेतु आवश्यक है। प्रश्न संख्या 30 है, बाल्यावस्था की 2 विशेषताएं बताइए। उत्तर, बाल्यावस्था की 2 विशेषताएं निम्नलिखित हैं। पहला है, बाल्यावस्था में बालक के संवेग में स्थिरता आ जाती है। दूसरा, बाल्यावस्था में बालक का सामाजिकरण की प्रक्रिया भी प्रारंभ हो जाती है। इस अवस्था में बालक क्या, कौन, क्यों, कैसे जैसे प्रश्नों पर विचार करने और पूछने लगता है। यानी देखिए, कोई भी अवस्था हो, सभी अवस्थाओं का विशेषताएं पूछ रहा है। शैशवावस्था का 2 विशेषता पूछ चुका और किशोरावस्था का 2 विशेषता पूछ चुका और ये बाल्यावस्था का भी विशेषता पूछ चुका अति लघु उत्तरीय में 2 साल में ही, 2023 और 22 में ही।
2019 का प्रश्न पत्र है। 2019 का पहला अति लघु उत्तरीय प्रश्न है, बालक के विकास में जो परिवर्तन होते हैं उनका संबंध शरीर और मन दोनों से होता है, स्पष्ट कीजिए। तो इसका उत्तर हो जाएगा, बालक के विकास में जो परिवर्तन होता है उनका संबंध शरीर और मन दोनों से होता है। बालक का विकास का प्रभाव न केवल उसके शरीर में होने वाले परिवर्तन पर पड़ता है बल्कि उसके हार्मोनों में भी परिवर्तन आता है, जिसका प्रभाव उसके मन पर भी पड़ता है। इससे न केवल वह शारीरिक रूप से परिवर्तित तथा विकसित होता है बल्कि मानसिक रूप से परिवर्तित होता है। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 32, बाल विकास के सिद्धांतों का शैक्षिक महत्व बताइए। उत्तर, बाल विकास के सिद्धांतों का शैक्षिक महत्व निम्न है। पहला है निरंतर विकास का सिद्धांत, दूसरा विकास की विभिन्न गति का सिद्धांत, तीसरा विकास क्रम का सिद्धांत, चौथा विकास दिशा का सिद्धांत, पांचवा एकीकरण का सिद्धांत। ये सभी बाल विकास के सिद्धांत शैक्षिक महत्व हो जाएगा। प्रश्न संख्या 33 है, शैशवावस्था में शिक्षा का स्वरूप कैसा होना चाहिए। उत्तर, ये भी प्रश्न रिपीट हुआ है। शैशवावस्था में शिक्षा का स्वरूप निम्न प्रकार होना चाहिए। पहला, सीखने के अवसर, बालकों में जिज्ञासा की प्रवृत्ति बहुत ही तीव्र मात्रा में पाई जाती है। वे अपने पर्यावरण में पाई जाने वाली वस्तुओं के प्रति शीघ्र ही जिज्ञासा व्यक्त करने लगते हैं। दूसरा, शैशवावस्था में बालकों का पाठ्यक्रम पूर्ण रूप से व्यवहारिक होना चाहिए, जिससे बालकों को आत्मनिर्भर बनाया जा सके। प्रश्न संख्या 34 है, बाल्यावस्था में मानसिक विकास की दो विशेषताएं लिखिए। उत्तर, बाल्यावस्था में मानसिक विकास की दो विशेषताएं निम्न हैं। पहला, बाल्यावस्था में बालक की ज्ञानेंद्रिय प्रौढ़ होने लगती हैं, और दूसरा, बाल्यावस्था में बालक संवेदना से प्रत्यक्ष ज्ञान की ओर बढ़ने लगता है। प्रश्न संख्या 35 है, व्यक्तिक भिन्नता का अर्थ लिखिए। व्यक्तिक भिन्नता उत्तर हो जाएगा इसका, व्यक्तिक भिन्नता मानव के विविध प्रकार के विकास का आधार होती है। व्यक्तिगत भिन्नता के अंतर्गत रूप, रंग, नाक नक्शा, शरीर रचना, विशिष्ट योग्यताएं, बुद्धि, रुचि, स्वभाव, उपलब्धि आदि की भिन्नता से व्यक्ति के समग्र रूप की पहचान की जाती है। प्रश्न संख्या 36 है, बालक के विकास में संचार माध्यम से दो लाभ लिखिए। यानी बालक के विकास में संचार का क्या लाभ है। उत्तर हो जाएगा इसका, बालक के विकास में संचार माध्यम के दो लाभ निम्न हैं। पहला, बालक के ज्ञान का विकास होता है, दूसरा, बालक का सामाजिक वातावरण बढ़ता है। प्रश्न संख्या 37 है, चिंतन क्या है। उत्तर, चिंतन एक मानसिक प्रक्रिया है और ज्ञानात्मक व्यवहार का जटिल रूप है। यह शिक्षण, स्मरण, कल्पना शक्ति, कल्पना आदि मानसिक क्षमताओं से जुड़ा रहता है। प्रश्न संख्या 38 है, अधिगम से क्या तात्पर्य है। उत्तर, अधिगम एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा किसी व्यक्ति के व्यवहार में परिवर्तन आता है। यह परिवर्तन अनुभव, अभ्यास या शिक्षा के माध्यम से हो सकता है। अधिगम का अर्थ होता है कुछ नया सीखना। देखिए, अधिगम का अर्थ होता है कुछ नया सीखना, यानी कुछ भी सीखना, वही अधिगम कहलाता है। यानी अभ्यास या प्रयास से व्यवहार में परिवर्तन को अधिगम कहते हैं। एक परिभाषा आप ये भी लिख सकते हैं, बहुत स्टैंडर्ड परिभाषा है ये, इस पर भी आपको 1 नंबर मिल जाएगा। प्रश्न संख्या 39 है, बाल विकास में अधिगम की सम्मेलन व विचार गोष्ठी विधि बताइए। उत्तर, बाल विकास में अधिगम की सम्मेलन व विचार गोष्ठी विधि महत्वपूर्ण है। इसके माध्यम से छात्र का अधिगम अच्छा हो सकता है। इस विधि में कुछ विद्वान मिलकर सम्मेलन या विचार विमर्श द्वारा समस्या का समाधान ढूंढते हैं। प्रश्न संख्या 40 है, जब एक कुत्ते के सामने पहले घंटी बजाई जाती है, फिर उसके सामने भोजन का टुकड़ा दिया जाता है और कुत्ता लार स्राव करता है, यह प्रक्रिया कई बार होने के कारण प्रयोगकर्ता द्वारा घंटी बजाने के बिना भोजन दिए ही कुत्ते द्वारा लार स्राव करना किसके और कौन से सिद्धांत के अंतर्गत आता है। यानी पूरा जो सिद्धांत ही दे दिया है, पूरा प्रयोग दे दिया है पावलोव का क्या सिद्धांत था, तो किसके अंतर्गत आता है। तो इसका उत्तर हो जाएगा, प्रक्रिया का सिद्धांत पावलोव सिद्धांत के अंतर्गत आता है। यह जो प्रक्रिया ऊपर दिया हुआ है ये पावलोव का सिद्धांत है। पावलोव ने कुत्ते पर प्रयोग किया था, तो वही जो प्रयोग दिया हुआ है आप बस इतना लिख देंगे, पावलोव का सिद्धांत के अंतर्गत आता है। प्रश्न संख्या 41 है, सीखने के पठार के 2 प्रमुख कारण एवं उन्हें दूर करने के उपाय बताइए। उत्तर, सीखने में पठार के 2 प्रमुख कारण निम्न हैं। पहला, प्रेरणा का अभाव,
दूसरा अभ्यास का अभाव। और सीखने के पठार को दूर करने के उपाय निम्न है। पहला है शारीरिक एवं मानसिक थकान को दूर करने के उपाय करना। दूसरा विभिन्न साधनों से अभिप्रेरणा देना। तीसरा आदतों को सुधारने का प्रयास करना। प्रश्न संख्या 42 है अधिगम स्थानांतरण संप्रत्यय को स्पष्ट कीजिए। आप देखिए फिर से ये प्रश्न रिपीट हो गया है, तो कितनी बार इसको पढ़ा जाए, इसको स्किप कर देते हैं या फिर पढ़ लेते हैं, क्योंकि जितनी बार पढ़ेंगे हम लोग को तैयारी होगा। अधिगम स्थानांतरण यानी अधिगम स्थानांतरण से आशय है कि किसी विषय के सीखने से उपलब्ध ज्ञान अथवा किसी कार्य का अभ्यास कार्य करने से प्राप्त होने वाले प्रशिक्षण का दूसरी परिस्थिति में प्रयोग करना अधिगम स्थानांतरण कहलाता है। अधिगमांतरण किसे कहते हैं? किसी स्थिति से सीखे हुए ज्ञान को दूसरे में प्रयोग करने को अधिगमांतरण कहते हैं। और अधिगम स्थानांतरण किसी अभ्यास या प्रशिक्षण कार्य से सीखे हुए ज्ञान को किसी दूसरी स्थिति में प्रयोग करना अधिगम स्थानांतरण कहलाता है। प्रश्न संख्या 43 है प्रतिद्वंदिता यानी कंपटीशन से आप क्या समझते हैं? उत्तर व्यक्तियों, समूहों, राष्ट्रों या जानवरों के बीच भू क्षेत्र, पद या संसाधनों के आवंटन आदि के लिए संघर्ष को प्रतियोगिता कहते हैं। प्रश्न संख्या 44 है बालक में विस्मृति कम करने के 2 उपाय बताइए। यानी भूलने की प्रक्रिया को कम करने के 2 उपाय बताने हैं। तो ये भी प्रश्न रिपीट हुआ है, तो उत्तर हो जाएगा बालक में विस्मृति कम करने के 2 उपाय निम्न हैं। पहला है पाठ की पुनरावृत्ति और दूसरा है स्मरण के बाद विश्राम। प्रश्न संख्या 45 है बुद्धि लब्धि का सूत्र लिखिए। उत्तर बुद्धि लब्धि का सूत्र विलियम स्टर्नबर्ग ने दिया था और बुद्धि लब्धि बराबर हो जाएगा मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु गुणे 100। तो आप देखिए ये बटे है, बीच में जो है ना ये बटा है, यानी आप जैसे नीचे ऊपर लिख सकते हैं, ऊपर मानसिक आयु बटे नीचे यहाँ पे वास्तविक आयु और इसका होल गुणा कर देंगे सबका 100 से, तो ये बुद्धि लब्धि का सूत्र हो जाएगा। तो प्रश्न संख्या 45 तक 3 साल के हम लोगों ने पढ़ लिया अति लघुत्तरी प्रश्न 3 वर्षों के 2023, 2022 और 2019 15 45 प्रश्न पढ़ लिया। उसके बाद से अब 2018 के प्रश्न को पढ़ेंगे। 2018 के पहला अति लघुत्तरी प्रश्न है बाल विकास के अंतर्गत शैशवावस्था की आयु कितनी होती है? उत्तर बाल विकास के अंतर्गत शैशवावस्था की आयु जन्म से 5 या 6 वर्ष तक होती है। और कुछ मनोवैज्ञानिक जैसे कि जीन पियाजे 0 से 2 वर्ष की आयु को शैशवावस्था मानते हैं। अगर आप 0 से 2 वर्ष लिखते हैं तो आप लिखेंगे कि जीन पियाजे के अनुसार शैशवावस्था की आयु 0 से 2 वर्ष होती है, तब भी आपको 1 नंबर मिल जाएगा, इस पर पूरा नंबर मिलेगा। लेकिन आपको लिखना पड़ेगा कि जीन पियाजे के अनुसार। अगर आप ऐसे लिख रहे हैं तो 5 या 6 वर्ष तक लिखेंगे। प्रश्न संख्या 47 है जन्म के समय शिशुओं के भीतर कितने संवेग पाए जाते हैं? उत्तर जन्म के समय शिशुओं के भीतर 3 संवेग पाए जाते हैं, भय, क्रोध और प्रेम। यही बस 3 संवेग पाए जाते हैं जन्म के समय, बाकी के संवेग उसमें बाद में आते हैं। संख्या 48 है बुद्धि के बहुकारक सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? उत्तर बुद्धि के बहुकारक सिद्धांत का प्रतिपादन मनोवैज्ञानिक थार्नडाइक ने किया। थार्नडाइक ने बुद्धि के बहुकारक सिद्धांत का प्रतिपादन किया। प्रश्न संख्या 49 है अंतर्मुखी व्यक्तित्व से आप क्या समझते हैं? उत्तर अंतर्मुखी व्यक्ति आत्मकेंद्रित, चिंतनशील तथा एकांत प्रिय होते हैं। इस व्यक्तित्व के लक्षण स्वभाव, आदतें, अभिवृत्ति आदि बाह्य रूप से प्रकट नहीं होते हैं, इसलिए इसको अंतर्मुखी कहा जाता है। यानी जो भी अंतर्मुखी व्यक्ति होते हैं वो ज़्यादा सोचते हैं, वो अपने आप में रहते हैं और अकेले रहते हैं, इनको अंतर्मुखी व्यक्ति कहते हैं। प्रश्न संख्या 50 है सामान्य बौद्धिक स्तर के बालक की बुद्धि लब्धि कितनी होती है? उत्तर सामान्य बौद्धिक स्तर के बालक की बुद्धि लब्धि 90 से 109 के बीच होती है। और कहीं कहीं पूछता है प्रतिभाशाली बालक की बुद्धि लब्धि, तो 140 से ऊपर होता है, कहीं कहीं 120 भी दिया रहता है। और जो सामान्य से जो नीचे होते हैं मंद बुद्धि के बालक, उनका 89 से नीचे जिनकी बुद्धि लब्धि होती है वो मंद बुद्धि के बालक होते हैं। प्रश्न संख्या 51 है बुद्धि परीक्षण के लिए प्रयुक्त होने वाले टीएटी परीक्षण का निर्माण किसने किया? उत्तर बुद्धि परीक्षण के लिए प्रयुक्त होने वाले टीएटी परीक्षण का निर्माण मनोवैज्ञानिक मुर्रे एवं मॉर्गन ने किया। प्रश्न संख्या 52 है बालक के केंद्रक में सामान्यतः कितने गुणसूत्र होते हैं? उत्तर
बालक के केंद्रक में सामान्यतः 46 गुणसूत्र होते हैं या 23 जोड़े। 23 जोड़े लिखेंगे या फिर 46 लिखेंगे, 23 जोड़े या 46 गुणसूत्र होते हैं। ये बालक के नहीं, पूरे मानव जाति में ही, मनुष्य में 23 जोड़ी गुणसूत्र होते हैं। प्रश्न संख्या 53 है, सीखने का स्थानांतरण संप्रत्यय को स्पष्ट कीजिए। उत्तर हेडिंग लिखेंगे, सीखने का स्थानांतरण। जब कोई सीखा गया कार्य किसी दूसरे कार्य में उपयोगी सिद्ध होता है तो इसे सीखने या अधिगम का स्थानांतरण कहते हैं। देखिए ये प्रश्न कितनी बार पूछा जा चुका है, ये हमको लग रहा है चौथी बार पूछा गया है। प्रश्न संख्या 54 है, बालक के कोषों एवं पेशियों में समय पर ही कोई कार्य करने के योग्य होता है, क्या कहलाता है? उत्तर बालक के कोषों एवं पेशियों में समय के साथ साथ होने वाला वह परिवर्तन जिसके कारण बालक निश्चित समय पर ही कोई कार्य करने के योग्य होता है, परिपक्वता कहलाता है। या निश्चित समय छूट गया है, यहाँ पे समय आप लिख लेंगे। प्रश्न संख्या 55 है, व्यक्तिक एवं सामूहिक बुद्धि परीक्षण में मुख्य अंतर क्या है? उत्तर व्यक्तिक परीक्षण एक व्यक्ति का किया जाता है और सामूहिक परीक्षण पूरे समूह का किया जाता है। दूसरा, व्यक्तिगत परीक्षणों में वस्तुनिष्ठता और प्रामाणिकता कम होती है, जबकि सामूहिक परीक्षणों में यह गुण अधिक होते हैं। तीसरा, व्यक्तिगत परीक्षणों का द्वारा छोटे एवं बड़े दोनों का ही परीक्षण हो सकता है, लेकिन सामूहिक परीक्षण द्वारा बहुत छोटे बालकों का परीक्षण नहीं हो सकता है। यानी देखिए व्यक्तिगत परीक्षण से इंटरव्यू टाइप जो होता है वो व्यक्तिगत परीक्षण के एक को बुला के सिंगल जो होता है असेसमेंट करना, उसका परीक्षण करना बच्चे का, ये व्यक्तिगत परीक्षण हो जाएगा। सामूहिक, जैसे सामूहिक टेस्ट लिया जाता है, वो सामूहिक परीक्षण के अंतर्गत आ जाएगा। प्रश्न संख्या 56 है, पावलोव ने सीखने से संबंधित अपने सिद्धांत का प्रतिपादन किसके ऊपर प्रयोग करके किया? पिछले जो साल हम लोगों ने प्रश्न पढ़ा था उसमें उनका पूरा प्रयोग दे दिया था और पूछा था किसका प्रयोग है, तो पावलोव का बताना था। यहाँ पे पावलोव का दिया है नाम और पूछा किसके ऊपर किया था, जानवर का नाम बताना है। तो इवान पावलोव एक रूसी मनोवैज्ञानिक ने शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत का प्रतिपादन किया। पावलोव के शास्त्रीय अनुबंधन के प्रयोग कुत्ता शामिल है, यानी कुत्ता पर प्रयोग किया। यहाँ पे आप ये सब स्किप कर सकते हैं, चाहे तो आप ना भी लिखेंगे तब भी चलेगा, लेकिन इसमें पूछा है किसके ऊपर प्रयोग किया। मुख्यतः जो प्रश्न पूछा है जानवर का नाम पूछा है तो आप बता देंगे कुत्ते पर प्रयोग किया, जिससे आपको 1 नंबर मिल जाएगा। प्रश्न संख्या 57 है, थॉर्नडाइक ने अपने सीखने के सिद्धांत के अंतर्गत कितने नियमों की चर्चा की? तो जो थॉर्नडाइक ने अपने सीखने के सिद्धांत के अंतर्गत 3 नियमों की चर्चा की। मुख्य 3 नियम दिए थे, प्रभाव का नियम, अभ्यास का नियम और तत्परता का नियम। इसके अलावा उन्होंने 5 गौड़ नियम भी दिए थे। प्रश्न संख्या 58 है, प्यास, भूख, निद्रा, प्रतिष्ठा में से कौन सा अर्जित अभिप्रेरणा के अंतर्गत आता है? उत्तर प्यास, भूख, निद्रा, प्रतिष्ठा में प्रतिष्ठा अर्जित अभिप्रेरणा के अंतर्गत आता है। प्रतिष्ठा यानी सम्मान, ये समाज से अर्जित किया जाता है अपने प्रयासों से, इसलिए अर्जित अभिप्रेरणा है। और ये जन्मजात होता है, प्यास, भूख और निद्रा ये जन्मजात होता है, ये जन्मजात अभिप्रेरणा के अंतर्गत आता है। प्रश्न संख्या 59 है, सीखी गई सामग्री को पुनः स्मरण करने की असफलता क्या कहलाती है? तो पुनः स्मरण करने की असफलता विस्मृति कहलाती है। तो इसका उत्तर लिखेंगे, सीखी गई सामग्री को पुनः स्मरण करने की असफलता विस्मृति कहलाती है, यानी भूलने की प्रक्रिया को विस्मृति कहते हैं। प्रश्न संख्या 60 है, किसी अवर्गीकृत प्रदत्त में सबसे अधिक बार आने वाली संख्या क्या कहलाती है? उत्तर किसी अवर्गीकृत प्रदत्त में सबसे अधिक बार आने वाली संख्या बहुलक कहलाती है। जो सबसे ज़्यादा बार आता है, जो भी कोई आंकड़ा दिया हो उसमें जो भी कोई पद होता है या संख्या होता है सबसे ज़्यादा बार आता है, उसको बहुलक कहते हैं। यही पूछा था। अब यहाँ तक हम लोग 4 साल के प्रश्न पत्र के अति लघुत्तरी को पढ़ लिया। अब हम लोग शुरू करेंगे 2017 के अति लघुत्तरी प्रश्न को। 2017 का पहला अति लघुत्तरी प्रश्न है, बुद्धि लब्धि निकालने का सूत्र क्या है? ये प्रश्न रिपीट हुआ है, तो इसका उत्तर हो जाएगा, मनुष्य की बुद्धि लब्धि बराबर होता है, सूत्र होता है मानसिक आय यहाँ पे बटा वास्तविक आय गुणे 100। ये हो जाएगा बुद्धि लब्धि का सूत्र। यह सूत्र 1912 में विलियम स्टर्नबर्ग द्वारा दिया गया। प्रश्न संख्या 62 है, सृजनात्मक से क्या आशय है? उत्तर यह एक मानसिक संक्रिया है जो भौतिक परिवर्तनों को जन्म देती है।
सृजनात्मकता अथवा रचनात्मकता किसी वस्तु, विचार, कला, साहित्य से संबंध किसी समस्या का समाधान निकालने आदि के क्षेत्र में कुछ नया रचने, आविष्कृत करने या पुनर्सृजित करने की प्रक्रिया है। प्रश्न संख्या 63 है, व्यक्तित्व की एक परिभाषा लिखिए। उत्तर, व्यक्तित्व यानी पर्सनालिटी व्यक्ति के आंतरिक एवं बाह्य व्यवहार के तरीकों, रुचियों, अभिवृत्तियों, योग्यताओं, क्षमताओं, उद्देश्यों, प्रेरणाओं तथा शारीरिक गुणों आदि के सम्मिलित योग को कहते हैं, यानी पर्सनालिटी कहते हैं। पर्सनालिटी का अर्थ होता है, पर्सोना शब्द से बना है, जो कि लैटिन शब्द है, और पर्सोना का अर्थ होता है मुखौटा या चेहरा। तो संख्या 64 है, रोसा परीक्षण विधि को किस मनोवैज्ञानिक ने आरंभ किया था? उत्तर, रोसा परीक्षण विधि को 1921 में स्विस मनोवैज्ञानिक हर्मन रोसा द्वारा प्रतिपादित किया गया था। प्रश्न संख्या 65 है, मध्यमान का उपयोग कब किया जाता है? उत्तर, गणितीय भाषा में किसी भी संख्या को जोड़कर जब उसके पदों की संख्या से भाग देने पर प्राप्तांक को मध्यमान कहते हैं। मध्यमान का सूत्र होता है xi बराबर सिग्मा x अपान n, यानी ये सम का साइन है, सम ऑफ x, यानी x कोई आंकड़े दिया हुआ हो तो उसका योग करके और n यानी पदों की संख्या से भाग दे देंगे। यहाँ पे लिखा भी हुआ है xi बराबर, जहाँ xi बराबर है मध्यमान, x बराबर प्राप्तांकों का मूल्य है, और सिग्मा x बराबर यानी ये साइन का सिग्मा x बराबर मूल्यों या प्राप्तांकों का योग है, और n बराबर पदों की संख्या। जब पदों का योग बटे पदों की संख्या करते हैं तो मध्यमान निकल जाता है। प्रश्न संख्या 66 है, मध्यमान की कोई एक परिभाषा लिखिए। मध्यांक की कोई एक परिभाषा लिखिए। मध्यमान नहीं है, मध्यांक है। उत्तर है, मध्यांक एक ऐसा बिंदु होता है जिसके मापन के किसी एक स्केल पर टिके आधे अंक ऊपर की तरफ तथा ठीक आधे अंक नीचे की तरफ होते हैं। मध्यांक का सूत्र बराबर होता है, यहाँ पे टिके नहीं है, ठीक है, ये ट नहीं है, ठीक है, के स्केल पर ये हो जाएगा ठीक, ये ठीक है, ठीक आधे अंक ऊपर की तरफ तथा ठीक आधे अंक नीचे की तरफ होते हैं। मध्यांक का सूत्र हो जाएगा m बराबर n+1/2वें पद का मान, यानी कोई मान लीजिए कि यहाँ पे 7 पद दिए हुए हैं तो 7 पद हो गया, उसमें 7 में 1 जोड़ देंगे, धन 1, यानी 8/2, तो 4 आ जाएगा। चौथे पद का जो मान हो जाएगा वही मध्यांक हो जाएगा, उसी को माध्यिका भी कहते हैं। ये तो जब विषम है तब n का मान जब विषम हो तब ये फॉर्मूला लगता है, लेकिन अगर जब n का मान जो होगा सम होगा तब फॉर्मूला लगता है n/2वें पद का मान प्लस n/2वें प्लस 1वें पद का मान बटे 2, तो ये विषम होने पर, लेकिन आप इतना भी लिख देंगे तो आपको 1 नंबर मिल जाएगा। जहाँ m मध्यांक है, इसको माध्यिका भी कहते हैं, और n पदों की संख्या है। प्रश्न संख्या 67 है, सीखने के वक्र में सीखने में उन्नति होना किस रूप में प्रदर्शित की जाती है? यानी उन्नति जो होता है सीखने के वक्र में उसको बताना है। तो उत्तर लिखेंगे सीखने का वक्र। यदि सीखने को एक ग्राफ पेपर पर अंकित किया जाए तो सीखने का वक्र रेखा सीखने की उन्नति या अवनति को दिखाती हुई एक वक्र रेखा बन जाती है। इसी को सीखने का वक्र कहा जाता है। सीखने के वक्र में सीखने की उन्नति होना निम्न रूप में प्रदर्शित की जाती है, यानी ग्राफ बना के अब प्रदर्शित कर देंगे। नीचे ग्राफ दिया हुआ है, आप एक तरफ लिखेंगे, इधर x एक्सिस पे अभ्यास या प्रयास और y एक्सिस पे अधिगम की मात्रा, और ये उन्नति वाला है ना, तो क्रमशः बढ़ता जाता है समय के साथ, और अभ्यास प्रयास करते जाएंगे और आप सीखते जाएंगे, तो ये उन्नति बढ़ता हुआ निष्पादन वक्र है ये, यानी ये उन्नति का वक्र है। प्रश्न संख्या 68 है, बालक की वृद्धि कब रुक जाती है? उत्तर, बालक की वृद्धि के विषय में समस्त विद्वान इस बात को स्वीकार करते हैं कि बालक की वृद्धि 25 वर्ष की आयु पूर्ण होने पर स्थिरता प्राप्त करके रुक जाती है, यानी वृद्धि बस रुकती है, बाकी उसका विकास होता रहता है। विकास का अर्थ होता है उसके बुद्धि का विकास, उसमें स्थिरता आता है, गंभीरता आता है, ये सब होता रहता है, लेकिन वृद्धि उसे कहते हैं लंबाई में वृद्धि। ये सब उसके जो शरीर होते हैं, इसका शरीर के अंग होते हैं वो रुक जाते हैं, उनकी वृद्धि रुक जाती है 25 वर्ष के बाद लगभग। प्रश्न संख्या 69 है, टीएटी का संबंध किससे है? उत्तर, टीएटी का संबंध व्यक्तित्व परीक्षण से है, जिसका प्रतिपादन मरे और मॉर्गन ने किया था। ये पीछे हम लोगों ने पढ़ा था कि टीएटी का प्रतिपादन किसने किया था, पूछा हुआ था। यहाँ पे
पूछा है कि संबंध किससे है। प्रश्न संख्या 70 है, स्मृति का प्रमुख कार्य क्या है। उत्तर, यानी स्मृति या मेमोरी वह प्रक्रिया है जो अनजाने में काम करती है और सूचना को पुनः प्राप्त करने की प्रक्रिया को तेज करने में मदद करती है। स्मृति का शाब्दिक अर्थ है याद किया हुआ। जैसे कि कोई भी चीज़ हम पढ़ते हैं याद हो जाता है, वो पुनः जब जरूरत पड़ने पे पुनः मानसिक पटल में अपने आप आ जाता है, उसी को स्मृति कहते हैं। प्रश्न संख्या 71 है, सक्रिय स्मृति से क्या आशय है। उत्तर, यदि हम कोई भी लेख पढ़ते हैं या कुछ भी देखते हैं तो यह स्मृति ही सक्रिय रहती है। उदाहरण के लिए, यदि हम किसी वस्तु के बारे में पढ़ रहे हैं और हमें उससे ही जुड़ा कोई सवाल पूछा जाता है तो इस सवाल का जवाब सभी लोग बाकी समय की अपेक्षा जल्दी दे देते हैं। इसे ही सक्रिय स्मृति कहते हैं। यानी जो कुछ पढ़ा हुआ रहता है वो हमारे संज्ञान में रहता है और जब भी पूछा जाता है तो उसका उत्तर हम लोग पहले से जल्दी दे देते हैं, जो पढ़ा हुआ है वो उसका, तो इसी को सक्रिय स्मृति कहते हैं। प्रश्न संख्या 72 है, अभिप्रेरणा का क्या अर्थ है। उत्तर, अभिप्रेरणा एक संक्रिया है जो जीव को कुछ करने के लिए प्रेरित करती है। अभिप्रेरणा यानी मोटिवेशन का अर्थ किसी व्यक्ति के लक्ष्योन्मुखी गोल ओरिएंटेड व्यवहार को सक्रिय या ऊर्जान्वित करना है। प्रश्न संख्या 73 है, हल के अनुसार सीखने की प्रक्रिया का आधार क्या है। उत्तर, हल के अनुसार सीखने की प्रक्रिया का आधार आत्म संशोधन है। सीखने की प्रक्रिया में 6 अलग अलग घटकों की इंटरैक्टिव प्रक्रिया शामिल होती है। उच्च क्रम पर स्मृति, ध्यान, भाषा प्रसंस्करण, लेखन और संगठन। सीखने के लिए ये सभी घटक एक दूसरे के साथ परस्पर क्रिया करते हैं। प्रश्न संख्या 74 है, सीखने की कोई एक परिभाषा लिखिए। उत्तर, अधिगम की परिभाषा यानी डिफिनीशंस ऑफ लर्निंग। पहला है वुडवर्थ के अनुसार, सीखना विकास की प्रक्रिया है, यानी विकास को ही एक तरह से सीखना कहते हैं। दूसरा है स्किनर के अनुसार, सीखना व्यवहार में उत्तरोत्तर सामंजस्य की प्रक्रिया है। और तीसरा क्रो के अनुसार, सीखना आदतों, ज्ञान और अभिवृत्तियों का अर्जन है। और चौथा है गिलफोर्ड के शब्दों में, व्यवहार के कारण व्यवहार में परिवर्तन ही सीखना है। यहाँ पे 4 परिभाषाएं दी गई हैं सीखने की यानी अधिगम का। कोई आप एक लिखेंगे, कोई ज़रूरी नहीं है सबको नहीं लिखना है, बाकी आपको नंबर तो एक ही मिलेगा लेकिन समय जाएगा क्योंकि समय कम रहता है। कोई एक परिभाषा आप लिख देंगे। प्रश्न संख्या 75 है, बच्चों के भाषा ज्ञान में अवरोधक के 2 कारण लिखिए। उत्तर, बच्चों के भाषा ज्ञान में अवरोधक के 2 कारण निम्नलिखित हैं। पहला है, बोलने के अंगों में दोष के कारण भी भाषा विकास में अवरोधन आ जाता है। दूसरा, ध्वनि दोष के कारण भाषा विकास में अवरोधन हो जाता है। यानी भाषा ज्ञान मतलब कि जो भी लैंग्वेज सीख रहा है बच्चा, उसमें अवरोधक के यानी उनके अंगों में दोष हो। कई बच्चों का जीभ मोटा होता है जिससे वो तुतला कर बोलते हैं, तो ये भी एक अवरोधक का कारण हो जाएगा। और ध्वनि दोष यानी वो गलत पढ़ते हैं, किसी भी जो वर्ण या अक्षर होता है उसका जो उच्चारण गलत करते हैं, ये भी एक कारण है। आगे यहाँ तक हम लोगों ने 5 वर्षों के अति लघुत्तरी प्रश्न को पढ़ लिया। आगे हम लोग 2016 के अति लघुत्तरी को पढ़ रहे हैं। 2016 का पहला अति लघुत्तरी प्रश्न है, बाल विकास के अंतर्गत बाल्यावस्था की अवधि कौन सी मानी जाती है। उत्तर, बाल्यावस्था 6 से 12 वर्ष तक मानी जाती है। शिक्षाविदों ने इसे प्रारंभिक विद्यालय की आयु कहा है। प्रश्न संख्या 77 है, अशिक्षित व्यक्ति बालकों के बुद्धि का मापन किस परीक्षण से करते हैं। उत्तर, अशिक्षित व्यक्ति बालकों के बुद्धि का मापन अशाब्दिक बुद्धि परीक्षण से करते हैं। देखते हैं, बुद्धि परीक्षण 2 प्रकार के होते हैं, शाब्दिक परीक्षण और अशाब्दिक परीक्षण। शाब्दिक परीक्षण को उसका प्रयोग पढ़े लिखे जो भी होते हैं बालक या व्यक्ति उनके लिए किया जाता है, और अशाब्दिक परीक्षण जो पढ़े लिखे नहीं होते हैं उनके लिए प्रयोग में लाया जाता है। प्रश्न संख्या 78 है, बालक के संवेगात्मक विकास से संबंधित विकासात्मक सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया। उत्तर, बालक के संवेगात्मक विकास से संबंधित विकासात्मक सिद्धांत का प्रतिपादन विलियम मैकडूगल ने किया। प्रश्न संख्या 79 है, जीन पियाजे द्वारा प्रतिपादित बालक के संज्ञानात्मक विकास से संबंधित तीसरी अवस्था क्या कहलाती है। उत्तर, जीन पियाजे द्वारा प्रतिपादित बालक के संज्ञानात्मक विकास से संबंधित तीसरी अवस्था मूर्त संक्रियात्मक अवस्था कहलाती है। मूर्त
संक्रियात्मक अवस्था जिसे प्रत्यक्ष या स्थूल संक्रियात्मक अवस्था भी कहते हैं। जीन पियाजे ने 4 अवस्थाएं बताई जीन संज्ञानात्मक विकास के बच्चे के। संवेदी पेशी गामक अवस्था, दूसरा होता है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, तीसरा बताया उन्होंने मूर्त संक्रियात्मक अवस्था और चौथा अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था। यहाँ पे तीसरा पूछा है, आपके प्रश्न में कोई दूसरा भी पूछ सकता है, पहला भी पूछ सकता है और चौथा भी पूछ सकता है। प्रश्न संख्या 80 है, क्रंदन, बलबलाना, हाव भाव, वाक्य निर्माण बालक में किस आयाम के विकास की अवस्थाएं होती हैं? उत्तर, क्रंदन, बलबलाना, हाव भाव, वाक्य निर्माण का विकास बालक में शैशव अवस्था में होती है। ये क्रंदन बलबलाना से ही स्पष्ट हो जा रहा है कि बच्चा ऐसे ही कुछ ना कुछ बोलता रहता है। ये शैशव अवस्था में यानी 0 से 5 वर्ष की अवस्था में ही बच्चे ऐसे बड़बड़ाते रहते हैं, बलबलाते रहते हैं, तो ये शैशव अवस्था हो जाएगा। प्रश्न संख्या 81 है, व्यक्तित्व का वह प्रकार जिसके अंतर्गत व्यक्ति दूसरे लोगों, समाज के अन्य लोगों के प्रगति के लिए सोचकर कार्य करता है, क्या कहलाता है? उत्तर, व्यक्तित्व का वह प्रकार जिसके अंतर्गत व्यक्ति दूसरे लोगों, समाज के अन्य लोगों के प्रगति के लिए सोचकर कार्य करता है बहिर्मुखी व्यक्तित्व वाला कहलाता है। यानी बहिर्मुखी व्यक्तित्व का गुण होता है कि वो ज़्यादा बोलता है, समाज के हित के बारे में सोचता है और सबको मिलजुल कर एक साथ लेके चलने वाला होता है। ऐसे व्यक्तित्व वाले व्यक्ति को बहिर्मुखी व्यक्तित्व वाला व्यक्ति कहते हैं। प्रश्न संख्या 82 है, CAT का निर्माण किसने किया है? उत्तर, CAT का प्रतिपादन लियोपोल्ड वेलाक ने किया। प्रश्न संख्या 83 है, स्टेनले हॉल ने किशोरावस्था को कौन सी अवस्था कहा है? उत्तर, स्टेनले हॉल के अनुसार किशोरावस्था अधिक तनाव और तूफान की अवस्था है। इसके अलावा स्टेनले हॉल ने एक और सेंटेंस है, आप लिख सकते हैं कि स्टेनले हॉल ने किशोरावस्था को उथल पुथल का काल कहा है। ये या फिर एक ही में दोनों को लिख सकते हैं। किशोरावस्था को स्टेनले हॉल ने अधिक तनाव और तूफानों की काल अथवा या उथल पुथल का काल कहा है, ये भी आप लिख सकते हैं, दोनों को एक ही में लिख सकते हैं। प्रश्न संख्या 84 है, वह शक्ति जिसके कारण व्यक्ति किसी कार्य को करने या ना करने के लिए बाध्य हो जाता है, क्या कहलाती है? उत्तर, वह शक्ति जिसके कारण व्यक्ति किसी कार्य को करने या ना करने के लिए बाध्य हो जाता है अभिप्रेरणा कहलाता है, यानी मोटिवेशन कहलाता है। मोटिवेट हो जाता है कोई भी व्यक्ति तो दृढ़ निश्चित हो जाता है, वो संकल्प कर लेता है कि मुझे ये काम करना ही है तो नहीं करना है, तो उसी को अभिप्रेरणा कहते हैं, मोटिवेशन कहते हैं। प्रश्न संख्या 85 है, सीखने से संबंधित प्रभाव का नियम का प्रतिपादन किसने किया है? उत्तर, सीखने से संबंधित प्रभाव का नियम E.L. थॉर्नडाइक ने प्रतिपादित किया है। इस नियम के अनुसार प्रायः हम उस कार्य को ज़्यादा अच्छे से करना चाहते हैं जिसका परिणाम हमारे लिए हितकर होता है, जिससे हमें सुख एवं संतोष मिलता है। प्रश्न संख्या 86 है, कोहलर ने अपने सीखने के सिद्धांत का प्रतिपादन किसके ऊपर प्रयोग करके किया है? उत्तर, कोहलर ने अपना प्रयोग सुल्तान नामक चिंपैंजी यानी वनमानुष पर किया है। चिंपैंजी को वनमानुष कहते हैं हिंदी में और चिंपैंजी इंग्लिश में कहते हैं। उसका नाम था सुल्तान। प्रश्न संख्या 87 है, पावलोव द्वारा अपने प्रयोग में पहले घंटी बजती थी, फिर भोजन दिया जाता था। यह प्रक्रिया कई बार होने पर अंत में क्या पाया गया? उत्तर, पावलोव द्वारा अपने प्रयोग में पहले घंटी बजती थी, फिर भोजन दिया जाता था। यह प्रक्रिया कुछ दिनों तक दोहराई गई। यह देखा गया कि बिना भोजन आए ही मात्र घंटी की आवाज़ पर कुत्ते के मुंह से लार निकलना शुरू हो गया। पावलोव के अनुसार कुत्ते ने घंटी की आवाज़ पर लार के स्राव करने की अनुक्रिया को सीख लिया था। उनके अनुसार घंटी की आवाज़ तथा लार के स्राव के बीच एक नया साहचर्य कायम हुआ, जिसे अनुबंधन की संज्ञा दी गई। आप इतना ना लिख के, बाकी ये तो सब प्रयोग है, यहाँ तक ये सब प्रयोग ही है, तो आप इसको रिपीट ना करके आप सीधे प्रश्न से ही लिख देंगे उत्तर। पावलोव द्वारा, उत्तर में लिखेंगे, पावलोव द्वारा अपने प्रयोग में पहले घंटी बजती थी, फिर भोजन दिया जाता था। यह प्रक्रिया कई बार होने पर अंत में के बाद आप यहाँ से लिखेंगे, घंटी की आवाज़ तथा लार के स्राव के बीच एक नया साहचर्य कायम हुआ, जिसे अनुबंधन की संज्ञा दी गई। इतना भी लिखेंगे तो आपको 1 नंबर मिल जाएगा और आपका उत्तर कंप्लीट हो जाएगा। प्रश्न संख्या 88 है, नियमित दिनचर्या, सबके साथ समायोजन, आत्मविश्वास, संवेगात्मक परिपक्वता और आत्म मूल्यांकन की क्षमता किसका प्रमुख लक्षण है? उत्तर, नियमित दिनचर्या, सबके साथ समायोजन, आत्मविश्वास, संवेगात्मक परिपक्वता और आत्म मूल्यांकन की क्षमता अच्छे व्यक्तित्व यानी गुड पर्सनालिटी का प्रमुख लक्षण है। यानी इसका उत्तर था अच्छा पर्सनालिटी यानी अच्छे व्यक्तित्व।
यही इसका आंसर था। प्रश्न संख्या 89 है, जीन पियाजे ने बालक के संज्ञानात्मक विकास में किन दो प्रक्रियाओं का वर्णन किया? उत्तर, जीन पियाजे ने बालक के संज्ञानात्मक विकास यानी कॉग्निटिव डेवलपमेंट की प्रक्रिया में दो बातों को महत्वपूर्ण माना है। पहला संगठन, दूसरा अनुकूलन। प्रश्न संख्या 90 है, पूर्व ज्ञान, विषय वस्तु, शारीरिक स्वास्थ्य व परिपक्वता, मानसिक स्वास्थ्य व परिपक्वता, अधिगम की इच्छा व प्रेरणा आदि किसे प्रभावित करने वाले कारक माने जाते हैं? उत्तर, पूर्व ज्ञान, विषय वस्तु, शारीरिक स्वास्थ्य व परिपक्वता, मानसिक स्वास्थ्य व परिपक्वता, अधिगम की इच्छा व प्रेरणा आदि अधिगम प्रक्रिया यानी लर्निंग प्रोसेस को प्रभावित करने वाले कारक माने जाते हैं। तो आज हम लोगों ने 6 वर्षों के अति लघुत्तरी को कंप्लीट कर लिया। तो इसी के साथ आज का क्लास यहीं समाप्त होता है। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।